वेलकम स्टूडेंट्स। सो आज आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आपका फोर्थ चैप्टर न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो फुल चैप्टर को समझेंगे इस वीडियो में स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फोर्थ चैप्टर न्यूट्रिशन इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो चैप्टर का नाम जो है न्यूट्रिशन इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो समझना है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कौन कौन से न्यूट्रिशंस होते हैं। सो वो हम इस चैप्टर में समझेंगे स्टूडेंट्स कि कैसे कैसे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं या कैसे टाइप के न्यूट्रिशंस वो लिविंग ऑर्गेनिज्म लेते हैं स्टूडेंट्स। वो देखते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। पहला तो देखते हैं न्यूट्रिशन मतलब होता क्या है, समझते हैं। सम लाइफ प्रोसेसेस गो ऑन कंटिन्यूसली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सब्सटेंसेस विच आर डाइजेस्टेड एंड एसिमिलेटेड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी एंड फॉर द ग्रोथ ऑफ एंड हेल्थ ऑफ अवर बॉडी आर कॉल्ड फूड स्टफ। सो स्टूडेंट्स समझना है कि न्यूट्रिशन होता क्या है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे क्या दिया है स्टूडेंट्स। सो कुछ प्रोसेसेस जो होते हैं हमारे अंदर, जैसे कि डाइजेशन का प्रोसेस होता है, एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है, सर्कुलेशन का प्रोसेस होता है। तो कुछ जो प्रोसेसेस होते हैं वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में चलते ही रहते हैं स्टूडेंट्स। और सब्सटेंस जो आप डाइजेस्ट करते हैं, जो आप अपना खाना जो हम पचाते हैं, उसे भी हमें हमारे सेल तक ले जाना पड़ता है। हमारे बॉडी ऑर्गन्स को हमारे बॉडी को उसको एब्जॉर्ब करना पड़ता है। तो ये सब इससे क्या होता है, इससे हमें एनर्जी मिलती है, हमारे ग्रोथ होता है, हमारा हेल्थ बनता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे एसिमिलेशन मतलब होता है जो भी फूड आप खाते हैं उसे एब्जॉर्ब करने का प्रोसेस। जो बॉडी आपकी एब्जॉर्ब करती है उसे एब्जॉर्ब करने के प्रोसेस को एसिमिलेशन का प्रोसेस बोलते हैं। डाइजेशन का प्रोसेस मतलब आपके जो खाना है उसे डाइजेस्ट करना, मतलब आपके जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके फूड के, उसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में चेंज करना, और उन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करने का जो प्रोसेस है उसे हम बोलेंगे एसिमिलेशन का प्रोसेस। तो ये सब प्रोसेस करती है हमारी बॉडी ताकि हमें एनर्जी मिले, हमारी ग्रोथ हो और हमारी हेल्थ क्या हो, हरदम अच्छी रहे हमारे बॉडी की। तो ऐसे जो फूड मटेरियल्स होते हैं, ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं, जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट करती है, एसिमिलेट करती है, उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, फूड स्टफ्स बोलते हैं। फूड स्टफ्स मतलब जो भी चीज़ें आप खा सकते हैं स्टूडेंट्स, उन्हें हम क्या बोलेंगे, फूड स्टफ्स बोलेंगे। वी गेट सेवरल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड स्टफ्स। न्यूट्रिएंट्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, नेमली मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सो स्टूडेंट जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपको इन फूड स्टफ से ही मिलते हैं। जो आप खाना खाते हैं उनसे ही आपको न्यूट्रिशंस मिलता है स्टूडेंट्स। और न्यूट्रिशंस के दो टाइप होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिशंस एंड माइक्रो न्यूट्रिशंस। मैक्रो न्यूट्रिशंस मतलब होता है स्टूडेंट्स बड़े, जो आकार में बड़े हों, साइज में बड़े हों, उस टाइप के न्यूट्रिएंट्स। और माइक्रो मतलब होता है स्टूडेंट्स छोटे छोटे टाइप, जो आप छोटी चीज़ें लेती हैं वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। Nutrients like carbohydrate, protein and fats are required in large quantity. These are macronutrients. तो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, इनका जब आप एक केमिकल लेवल पे, आप साइंटिफिक लेवल पे जब इनका आप स्ट्रक्चर देखते हैं ना, तो ये स्ट्रक्चर काफ़ी बड़े होते हैं स्टूडेंट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के, प्रोटीन्स के, फैट्स के जो आपका ये है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है। मिनरल्स हो गए, विटामिन्स हो गए, ये सब क्या है, ये सब आपको बहुत ही कम चाहिए रहता है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है। तो जो चीज़ें आपको ज़्यादा चाहिए वो क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो चीज़ें आपको कम चाहिए वो क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स स्टूडेंट्स। अब हम लोग कुछ चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड यूजिंग फूड विच टेक्स प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इट कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का यहाँ पे एक एक्चुअल डेफिनेशन दिया गया है स्टूडेंट्स, वो पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड यूजिंग फूड, यहाँ पे क्या दिया है, आपका जो भी बॉडी का प्रोसेस है फूड को अंदर लेने का और उस फूड को यूज करने का एज ए एनर्जी जो हमारे बॉडी में होती है, उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन बोलेंगे। नीड फॉर अ न्यूट्रिशन, आपको न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों है, टू सप्लाई द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डूइंग वर्क, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ बॉडी, टू रिप्लेस द डैमेज सेल एंड रिपेयर टिश्यू, टू फाइट द डिजीज। तो यहाँ पे हमें एनर्जी मिलती है हमारे न्यूट्रिशन से, हमारे बॉडी का ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, हमारे जो मरे हुए सेल्स है, डैमेज सेल है, वो रिपेयर हो सके। कोई भी आपको चोट लगती तो वो ठीक होता है ना स्टूडेंट्स। वो क्यों ठीक होता है, क्योंकि आपकी बॉडी न्यूट्रिशन ले रही है और उसे ठीक कर रही है स्टूडेंट्स। और जो भी बीमारियां हैं उसे दूर रखने के लिए हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है स्टूडेंट्स। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं एक शॉर्ट में स्टूडेंट्स। Some organism can produce their own food and thus nourish themselves. This is called autotrophic nutrients.
तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या करते हैं, अपना जो फूड है वो खुद से बनाते हैं और खुद ही अपना देखभाल करते हैं स्टूडेंट्स। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं स्टूडेंट्स। मतलब वो हमारा खुद का खाना खुद बनाते हैं, खुद का ध्यान खुद से रखते हैं, तो वैसे न्यूट्रिशंस को हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सम ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म प्लांट और एनिमल फॉर देयर फूड, दिस इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। तो कुछ लोग, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अपने न्यूट्रिशंस के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं, या दूसरों प्लांट पे डिपेंड होते हैं, या दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं अपने खुद के न्यूट्रिशंस के लिए। तो ऐसे न्यूट्रिशंस को हम क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है शॉर्ट में। अब यहाँ पे दिया ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स। ऑटोट्रॉपिक प्लांट, ऑटोट्रॉपिक मतलब होगा जो अपना काम, उन लोग अपना फूड जो है वो खुद से बनाएंगे। तो वो देख लेते हैं स्टूडेंट्स क्या है। प्लांट ऑल्सो नीड फूड फॉर देयर ग्रोथ, दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। प्लांट मेक देयर फूड इन देयर लीव्स यूजिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि जो भी आपके आसपास के प्लांट्स हैं वो ग्रो भी होते हैं, उनमें फूल भी आते हैं, फल भी आते हैं, लीव्स भी आते हैं, उनके स्टेम भी मोटे होते हैं, ब्रांचेस भी मोटे होते हैं, जड़ भी होती है उन्हें। तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब ग्रोथ है, उसकी डेवलपमेंट है, मतलब वो भी न्यूट्रिशंस लेता है, पर वो क्या करता है, अपना जो फूड है खुद से बनाता है। किसके हेल्प से, सनलाइट का यूज़ करके, क्लोरोफिल का यूज़ करके। क्लोरोफिल उनके अंदर एक पिगमेंट होता है स्टूडेंट जो हमारे अंदर नहीं होता है। तो क्लोरोफिल एक मेन पिगमेंट होता है जिनके वजह से वो अपना खाना बनाते हैं स्टूडेंट्स, जो कि सनलाइट को ट्रैप करता है। हमारे अंदर ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो कि लाइट को ट्रैप करे, पर इनके अंदर क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है स्टूडेंट्स जो क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है स्टूडेंट्स। तो इनकी हेल्प से वो क्या करते हैं, अपने लीव्स में खाना बनाते हैं वाटर का और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके, जो उन्हें एयर से मिलता है, और कुछ न्यूट्रिएंट्स, कुछ एलिमेंट्स का यूज़ करके जो उन्हें सॉइल से मिलता है स्टूडेंट्स। तो ऐसे कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके वो क्या करता है, अपना खाना बनाता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बोलते हैं स्टूडेंट्स। फोटो मतलब यहाँ पे होता है स्टूडेंट्स लाइट, सिंथेसिस मतलब कुछ बनाने का प्रोसेस। तो वो लाइट का यूज़ करके अपने फूड को बना रहा है, इसके लिए यहाँ पे इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बोल रहे हैं स्टूडेंट्स। एक बार फिर से देखो स्टूडेंट्स, वो सनलाइट को यूज़ करेगा, क्लोरोफिल को यूज़ करेगा, वाटर को यूज़ करेगा, कुछ न्यूट्रिएंट्स का यूज़ करेगा जो उसे सॉइल से मिलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का वो यूज़ करेगा जो उसे एयर से मिल रहा है। तो प्लांट इस तरह से अपने फूड को बनाते हैं स्टूडेंट्स। तो देख लेते हैं कि किस तरह से अपने फूड को बना रहे हैं, केमिकल रिएक्शन से स्टूडेंट्स। तो देखो स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में क्या बन रहा है स्टूडेंट्स, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन रहा है और ऑक्सीजन बन रहा है। तो आपको पता ही है कि प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन ये रिलीज कर देगा एयर में, एयर में क्या करेगा, ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा। तो इस तरह से इनमें रिएक्शंस होता है। ये रिएक्शंस अगर आप आगे चल के साइंस ब्रांच में जाते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा स्टूडेंट्स, आपको ये प्रोसेस पूरा मालूम पड़ेगा कैसे ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन रहा है स्टूडेंट्स। ये बस एक छोटा सा इक्वेशन नहीं है स्टूडेंट्स, इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं स्टूडेंट्स। ये लास्ट टू लास्ट एक फाइनल इक्वेशन आपको यहाँ पे आपके बुक में दिया है स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, क्या है देखते हैं। प्लांट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्टोर इट इन अ फॉर्म ऑफ फूड। सो स्टूडेंट्स, प्लांट क्या करते हैं, लाइट के एनर्जी का यूज़ करते हैं जिसे कि वो केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं, मतलब ग्लूकोज में चेंज कर देते हैं, और फूड की तरह उसे इस्तेमाल करते हैं। वाटर, मिनरल एंड सॉल्ट आर एब्जॉर्ब बाय द रूट फ्रॉम द सॉइल, और जो भी उन्हें पानी की ज़रूरत है या मिनरल्स की ज़रूरत है या सॉल्ट की ज़रूरत है तो क्या करते हैं, वो सॉइल में से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। द स्टेम ट्रांसपोर्ट देम अप टू द लीव्स। The leaves have microscopic openings called stomata through which they take in the CO2 from the air. So students, अब ये सब जो मॉलिक्यूल, ये सब जो चीज़ें हैं, वाटर, मिनरल्स और सॉल्ट, ये क्या करते हैं,
रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं और रूट्स उन्हें स्टेम की तरफ पहुंचाते हैं और स्टेम्स क्या करते हैं, स्टेम्स उन्हें लीव्स के यहाँ पहुंचाते हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन्हें लीव्स के यहाँ पहुंचाते हैं। और लीव्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं, छोटी छोटी होल्स टाइप ओपनिंग्स होती है। अगर आप माइक्रोस्कोप में दिखेंगे तो आपको ज़रूर दिखेगा स्टूडेंट्स। अगर आप 11th स्टैंडर्ड में जाएंगे और साइंस ब्रांच से रहेंगे तो आपको देखने मिलेगा स्टोमेटा कैसा दिखता है स्टूडेंट्स। तो लीव्स में छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, जिसके वजह से जो हमारा लीव्स है वो CO2 को ट्रैप करता है। क्या करता है, उन ओपनिंग से CO2 को एब्जॉर्ब करता है एयर से। द क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द लीव कंटेन्स क्लोरोफिल विच एब्जॉर्ब सनलाइट हेल्पिंग टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू अ फूड। सो स्टूडेंट्स, उनके सेल में एक ऑर्गन होता है क्लोरोप्लास्ट करके, जिसमें कि क्लोरोफिल का पिगमेंट होता है। और क्लोरोफिल का पिगमेंट क्या करता है स्टूडेंट्स, सनलाइट को ट्रैप करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से वो क्या करता है, फूड को बनाता है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से प्लांट जो होते हैं अपने अंदर वो फूड बनाते हैं स्टूडेंट्स। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस, और लास्ट टू लास्ट वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं स्टूडेंट्स। Beside leaves, photosynthesis takes place in some other plants like green stems too, as they contain chlorophyll. So students, plant के जिस भी पार्ट में क्लोरोफिल होगा उस पार्ट में फूड बनने वाला है स्टूडेंट्स। तो जितने भी पार्ट प्लांट के ग्रीन होते हैं ना स्टूडेंट्स, आप देख लेना है आपको कि प्लांट के कौन कौन से पार्ट ग्रीन होते हैं। उस सभी पार्ट में, उन A to Z उन सभी पार्ट में क्या होने वाला है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होने वाला है स्टूडेंट्स। और क्लोरोफिल के ही वजह से उनमें वो ग्रीन कलर आता है प्लांट्स में स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन अ प्लांट। अब प्लांट में न्यूट्रिशंस का ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है, मतलब जो भी वो न्यूट्रिशन है, समझो वाटर जो हो रहा है तो ऊपर तक वाटर कैसे जा रहा है, रूट से ऊपर तक जो भी फूड है वो कैसे जा रहा है स्टूडेंट्स, वो भी हम लोग देख लेते हैं। टेक अ pumpkin stem having 2 to 3 leaves, cut it under water with a sharp blade. Take some water in a conical flask and add 7 to 8 drops of ink to it. Put the pumpkin stem vertically in that flask. Observe the change that take place and discuss them in a classroom. So students, आपको क्या करना है, आपको एक पंपकिन का स्टेम लेना है। पंपकिन मतलब आपका जो भोपला होता है स्टूडेंट्स, भोपला, तो उसका जो आपको एक स्टेम्प लेना है स्टूडेंट्स, और उसे क्या करना है, जिसमें 2 से 3 ही पत्ते होंगे स्टूडेंट्स, ऐसा आपको स्टेम्प लेना है। और उसको क्या करना है, उसको आपको जो है वाटर के अंदर उसे कट कर, वाटर के अंदर रख के उसे ब्लेड से आपको कट कर देना है स्टूडेंट्स। और फिर आपको उसमें क्या डालना है स्टूडेंट्स, आपको उसमें 7 से 8 ड्रॉप्स ऑफ इंक डालना है। इंक जो होता है स्टूडेंट्स, स्याही, उसे आपको उसमें डालना है। कुछ दिनों के बाद या कल या परसों अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ चेंजेस दिखाई देंगे। आपको वो देखना है कि क्या चेंजेस हो रहा है। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि क्या चेंजेस होने वाला है स्टूडेंट्स। देखते हैं आगे। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड द फोयम। द जाइलम ट्रांसपोर्ट मिनरल एंड water from the root to all aerial parts of the plant. The phloem transport the food from the leaves to the other parts of the plant where it is either consumed or stored. Though the plants have a transport system, they do not have a separate digestive or excretory system. So students, अब देखो प्लांट में ना ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो उनके अंदर 2 ऑर्गन्स हैं जिसे हम बोलते हैं जाइलम और फोयम। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, जाइलम और फोयम। तो जाइलम का काम क्या होता है, जाइलम का काम ये होता है कि वो रूट्स में जो भी मिनरल्स और वाटर रूट्स ने एब्जॉर्ब किया है वो क्या करेगा, वो जितने भी ऊपर उसके पार्ट्स है, लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, जितने भी उसके पार्ट्स है वो उनके पास उस मिनरल और वाटर को लेके जाएगा स्टूडेंट्स। और फोयम का काम क्या होता है स्टूडेंट्स, फोयम का काम होता है स्टूडेंट्स जो भी फूड बनाए हैं लीव्स ने, अब लीव्स क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस का यूज करके वो फूड बना रहे हैं। तो जो भी फूड बनाया है वो फोयम क्या करता है, फोयम सभी पार्ट्स में उस फूड को बांटता है। क्या करता है, सभी पार्ट्स में उस फूड को क्या करेगा, लेके जाएगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। और अब वो फूड क्या होगा, या तो स्टोर होगा या तो वो उस पार्ट, जो प्लांट का वो पार्ट है, उसे यूज करेगा। तो इस तरह से जाइलम और फोयम 2 पार्ट होते हैं हमारे प्लांट में।
ये ऐसा काम करते हैं स्टूडेंट। जैसे कि जो मैंने बताया, फोयम जो होगा वो लीव्स से ट्रांसपोर्ट करता है और जाइलम जो होता है वो रूट से ट्रांसपोर्ट करता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना स्टूडेंट, जाइलम जो है ब्लू कलर के एरो से दिया है, मतलब ये रूट से देखो ट्रांसपोर्ट कर रहा है लीव तक। और जो फोयम है देखो पिंक से दिया है, तो पिंक क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो वो लीव्स से ट्रांसपोर्ट कर रहा है पूरे पार्ट्स में, रूट से लेके सब जगह आपको खाना पहुँचाएगा वो हमारे लीव्स को, या पूरे प्लांट में वो क्या करने वाला, खाना पहुंचाने वाला है फोयम। और जाइलम क्या करेगा, पूरे पार्ट्स में वो क्या करेगा, वाटर और मिनरल्स को पहुंचाने का काम करता है। तो इतना बेसिक डिफरेंस आपको याद रखना है। सो मैंने यहाँ पे आपको पूछा था कि यहाँ पे क्या होने वाला है, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, आपको वो स्टेम का थोड़ा सा पार्ट जो है थोड़ा वो ब्लूइश दिखने लगेगा। क्या होने लगेगा, वो ब्लूइश दिखने लगेगा, जो इंक का कलर होगा वो कलर आपको उसमें दिखने लगे। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि वो वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है ना स्टूडेंट्स, क्या कर रहा है, वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यही चीज यहाँ पे बताने की कोशिश की कि वो जाइलम और फोयम, उनमें कुछ तो ऐसा ऑर्गन होगा जो कि इसे ऊपर तक पहुंचाने का काम कर रहा है स्टूडेंट्स। सो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। सो इनके पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसलिए इनके पास कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, ना कोई एक्सक्रेटरी सिस्टम है। खाना पचाने वाला इनके पास कोई सिस्टम नहीं है, ना वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का इनके पास कोई सिस्टम है स्टूडेंट्स। इनके पास डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है स्टूडेंट्स प्लांट्स के पास। आगे देखते हैं आगे क्या है। Plants produce carbohydrate by the process of photosynthesis. Carbohydrates are made from carbon, hydrogen and oxygen. Protein are made from carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. How do plants obtain the nitrogen necessary for the synthesis of protein? So students, प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाते हैं फोटोसिंथेसिस का यूज करके। कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या होता है स्टूडेंट्स, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है स्टूडेंट्स। प्रोटीन्स में क्या क्या होता है, प्रोटीन्स में होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो देखो स्टूडेंट्स, कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से मिल जाएगा, हाइड्रोजन जो है वाटर से मिल जाएगा H2O, ऑक्सीजन जो है वो वाटर से भी मिल जाएगा और कार्बन से भी मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड से भी मिल जाएगा। पर नाइट्रोजन कैसे मिलेगा, तो वो हम लोग देखते हैं। एयर कंटेन गैसियस नाइट्रोजन, हाउएवर प्लांट्स कैनॉट यूटिलाइज गैसियस नाइट्रोजन, इट नीड टू बी फिक्स्ड, that is converted into the compound. Fixation of nitrogen occurs by biological and atmospheric methods. So students, अब देखो, अब हमारे एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा जो गैस प्रेजेंट है वो नाइट्रोजन ही गैस है स्टूडेंट्स। सो नाइट्रोजन जो गैस है वो हमारे सराउंडिंग में, हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है, पर ये गैसेस नाइट्रोजन प्लांट नहीं इस्तेमाल करते हैं। प्लांट्स डायरेक्टली नाइट्रोजन को नहीं इस्तेमाल करते हैं। पहले जो नाइट्रोजन जो होता है वो किसी कंपाउंड में चेंज होता है, नाइट्रोजन पहले किसी के साथ रिएक्ट करेगा और उस कंपाउंड को जो है प्लांट यूज करता है स्टूडेंट्स। सो इस कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड यहाँ पे लिखा है ना, नाइट्रोजन को किसी कंपाउंड में चेंज करने का जो प्रोसेस, उसे हम बोलते हैं फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। क्या बोलते हैं, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। ये किसी भी बायोलॉजिकल या एटमॉस्फेरिक मेथड से होने वाला है, मतलब या तो ये हमारे एटमॉस्फेयर में किसी कंपाउंड में चेंज हो जाए और हमारा प्लांट एब्जॉर्ब कर ले, या तो कोई बायोलॉजिकल मेथड है। तो देख लेते हैं क्या है बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। टू डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ब्रिंग अबाउट बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट कंटेन द राइजोबियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो स्टूडेंट्स, अब देखो बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन मतलब हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमारे पास कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने पाए गए हैं हमारे इन्वायरमेंट में, कुछ ऐसे बैक्टीरिया, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने पाया है जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस करते हैं, मतलब नाइट्रोजन को किसी कंपाउंड में वो क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो हमने जब रिसर्च की तो हमने कुछ लेग्यूमिनस प्लांट मतलब जिनके जड़ ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा है, ऐसे जड़ वाले प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट बोलते हैं। तो ऐसे जड़्स में हमें क्या, ऐसे प्लांट में हमें क्या क्या दिखा, रूट नोड्यूल्स। ये जो वाइट आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, रूट नोड्यूल्स है। क्या इसे हम क्या बोलते हैं, रूट नोड्यूल्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो हमें रूट नोड्यूल्स मिला, जिसमें कि हमने और रिसर्च की तो हमें पता चला कि इसमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, राइजोबियम। क्या है, राइजोबियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है वहाँ पे।
दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म एब्सॉर्ब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू ए नाइट्रेट अ कंपाउंड। सो स्टूडेंट्स, ये क्या करता है, ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करता है और उस प्लांट को वो देता है। ये एयर से क्या करता है, एयर से नाइट्रोजन को लेता है और नाइट्रेट में चेंज करके प्लांट को देता है। क्योंकि प्लांट डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं लेते हैं स्टूडेंट्स, क्या करते हैं, डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं लेते, ऐसा उनके पास कोई सिस्टम नहीं कि डायरेक्टली वो नाइट्रोजन ले सके, इसलिए वो कंपाउंड, कोई कंपाउंड जो नाइट्रोजन से बना हुआ है वैसा वो चीज़ लेते हैं। तो नाइट्रेट जो है वो नाइट्रोजन से बना हुआ होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक एजोटोबैक्टर आर प्रेजेंट इन सॉइल, दे ऑल्सो कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि एजोटोबैक्टर, वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं हरदम स्टूडेंट्स, और ये क्या करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में जो भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो उसे नाइट्रेट में चेंज कर देते हैं। तो ये इसे ही हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। बायोलॉजिकल मतलब हमारे नेचुरल तरीके से किस तरह से नाइट्रोजन का कंपाउंड बनने वाला है। तो इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, नेचुरल चीज़ है। ये नेचुरली क्या कर रहे हैं, ये एयर से नाइट्रोजन ले रहे हैं और उसको फिक्स करके नाइट्रेट्स में चेंज कर रहे हैं स्टूडेंट्स। सो इस तरह से क्या होता है स्टूडेंट्स, इस तरह से ये बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन होता है स्टूडेंट्स, और इस तरह से प्लांट को नाइट्रोजन मिलता है प्रोटीन को बनाने के लिए स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे है एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो अब हमने देखा बायोलॉजिकल किस तरह से हो रहा है, बायोलॉजिकली किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हेल्प से नाइट्रोजन किसी भी कंपाउंड में चेंज हो रहा है। एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक मतलब अब एटमॉस्फेयर से किस तरह से नाइट्रोजन फिक्स होने वाला। लाइटनिंग occurs in the rainy season. This causes atmospheric nitrogen and oxygen to react with each other to form nitric oxide, which is again oxidized to form nitrogen dioxide. अब लाइटनिंग जो है, थंडरबोल्ट, जो बिजली कड़कती है ना स्टूडेंट्स हमारे रेनी सीजन में, तो उसकी एनर्जी से क्या होता है स्टूडेंट्स, उसकी एनर्जी से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, रिएक्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं, रिएक्ट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं, और नाइट्रोजन ऑक्साइड फिर से ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, NO2। जैसे CO2 होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, उसी तरह से NO2 होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है स्टूडेंट्स। सो मैंने पहले बोला था कि अकेला नाइट्रोजन प्लांट नहीं लेता है, प्लांट क्या करेगा, किसी कंपाउंड में चेंज नाइट्रोजन लेगा। ये क्या है, कंपाउंड बन गया स्टूडेंट्स NO2, तो ये प्लांट्स ले सकता है। तो इसी तरह से इसको क्या बोलते हैं हम, एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। एटमॉस्फियर के वजह से नाइट्रोजन किसी कंपाउंड में चेंज हो रहा है, इसलिए एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन रेन वाटर एंड इट कन्वर्टेड इनटू नाइट्रिक एसिड HNO3 which get added to soil along with the rain water. Plant use this nitrogen for their growth. So students, फिर ये तो क्या हो रहा है, अब अभी तक ये किधर है, ये एयर में है स्टूडेंट्स, NO2 कहाँ है, एयर में। अब जैसी बारिश होगी तो ये क्या होगा, बारिश के बूंदों के साथ ये क्या होगा, ये सॉइल में आएगा। जैसे ही ये सॉइल में आता है NO2, वो क्या करता है, रेन वाटर से रिएक्ट करता है, H2O प्लस NO2 बनता है स्टूडेंट्स, और इधर क्या बनता है, HNO3 बनता है। क्या बनता है स्टूडेंट्स, HNO3 बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं स्टूडेंट्स। सो HNO3 भी एक कंपाउंड है स्टूडेंट्स। सो इस कंपाउंड का यूज करके हमारे जो प्लांट्स है वो नाइट्रोजन को लेते हैं और हम अपना जो है वो ग्रोथ करते हैं स्टूडेंट्स। सो इस तरह से जो होता है, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को कंपाउंड में कन्वर्ट करता है, और ये वाला जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स में, और एटमॉस्फेयर कहाँ कन्वर्ट करता है, HNO3 में कन्वर्ट करता है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन देखते हैं क्या। इन सम केसेस 2 or more than 2 different type of plant live together to fulfill their needs of nutrition, protection, support, etc. with each other help. This type of nutrition is called symbiotic nutrition. अब कुछ केसेस में क्या होता है ना स्टूडेंट्स, 2 या 2 से ज़्यादा टाइप ऑफ प्लांट्स जो होते हैं वो साथ में रहते हैं, क्या रहते हैं, साथ में मिलकर रहते हैं,
अपने न्यूट्रिशंस के लिए या अपने प्रोटेक्शन के लिए या अपने सपोर्ट के लिए वो क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। कुछ प्लांट्स जो होते हैं, ऐसे प्लांट्स के न्यूट्रिशंस को क्या बोलेंगे हम, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशंस बोलेंगे। ये सब मिल के रहते हैं, ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं न्यूट्रिशन लेने में, उन्हें प्रोटेक्ट करने में, उन्हें सपोर्ट करने में स्टूडेंट्स। तो ऐसे प्लांट को क्या बोलेंगे, ऐसे न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे, symbiotic nutrition. Some fungi grow around the roots of some other plants. These plants supply nutrients. These plants supply nutrients to the fungi, and in turn, fungi supply minerals and water to the plant. Some fungi and algae live together. अब देखो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्लांट्स के आसपास जो है बहुत सारे फंगाई उगते हैं, मशरूम टाइप्स उगते हैं या ऐसे ऐसे आपने देखा होगा स्टूडेंट्स। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, इन लोग साथ में रह रहे हैं, ये प्लांट्स और ये क्या होते हैं, साथ में रहते हैं। क्या होता है ना स्टूडेंट्स, ये प्लांट्स, इसके पास जो भी प्लांट होगा ना स्टूडेंट्स, वो क्या करेगा, इन्हें जो है, इन्हें न्यूट्रिएंट सप्लाई करेगा। क्या करेगा, इन्हें ये अपना फूड सप्लाई करेगा। क्या करेगा स्टूडेंट्स, इन्हें ये अपना फूड सप्लाई कर, क्योंकि ये अपना फूड खुद से नहीं बना सकते, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए अपना फूड नहीं बना सकते। तो ये प्लांट क्या करता है, इन्हें फूड देता है, न्यूट्रिएंट्स देता है। इसके बदले में ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये इन प्लांट्स को मिनरल देते हैं। क्या देते हैं, मिनरल्स और वाटर देते हैं। क्या करते हैं, मिनरल और वाटर सप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये दोनों प्लांट एक दूसरे की हेल्प, दोनों फंगाई जो है वो प्लांट नहीं है स्टूडेंट्स, फंगाई जो है वो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी नहीं करता है स्टूडेंट्स। ये क्या करेगा, ये उसे मिनरल और वाटर देगा, और प्लांट क्या करेगा, इसे फूड देगा स्टूडेंट्स। सम फंगाई एंड अलगे लिव टुगेदर। तो कुछ फंगाई और कुछ अलगे भी जो होते हैं वो साथ में रहते हैं। द फंगाई प्रोवाइड्स वाटर, मिनरल एज वेल एज शेल्टर टू अलगे। इन रिटर्न द अलगे प्रोवाइड फूड टू द फंगाई। लाइकेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस बिटवीन अलगे एंड फंगाई। तो कुछ अलगे और कुछ फंगाई जो होते हैं साथ में रहते हैं। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि कुछ जो मशरूम टाइप स्ट्रक्चर होते हैं, आपने देखा होगा कहीं पे, वो फंगाई होते हैं ना स्टूडेंट्स। उसमें काई टाइप जमी होती है। क्या होती है, काई टाइप जमी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अलगे बोलते हैं। ये क्या है, ये फंगाई है। अब ये दोनों साथ में रह रहे हैं स्टूडेंट्स। अब इसमें देखो स्टूडेंट्स, फंगाई जो होता है वो क्या क्या दे रहा है, वो वाटर देगा, मिनरल देगा और शेल्टर दे रहा है, रहने को जगह दे रहा है उस इस अलगे को। वाटर देगा वो इधर से लेके, और क्या देगा, मिनरल्स देगा। इसके बदले में अलगे क्या करेगा, अलगे देखो, अलगे के पास क्लोरोफिल होता है स्टूडेंट्स, और क्लोरोफिल है मतलब ये क्या है, ये खाना बना सकता है। पर फंगाई के पास क्लोरोफिल नहीं होता है, तो ये खाना नहीं बना सकता है। इसलिए क्या कर रहा है, ये खाना बनाने के लिए इसे क्या देगा, मिनरल देगा, वाटर देगा, और इसे रहने के लिए जगह देगा। तो ये क्या करेगा, अलगे उसको खाना बना के देगा। मतलब अब देखो स्टूडेंट, इस तरह से ये क्या कहते हैं, ये साथ में रहते हैं। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है ना स्टूडेंट्स, वो लाइकेन होता है। लाइकेन जो है स्टूडेंट्स, वो फंगाई और अलगे का दोनों का क्या है, एक बोल सकते हैं इस तरह से जो होते हैं वो रहते हैं स्टूडेंट्स। जो लाइकेन्स जो होते हैं वो इस तरह से रहते हैं। ये जो है ये लाइकेन है स्टूडेंट्स। ये वाला जो ब्लैक वाला जो पार्ट दिख रहा है ना स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये फंगाई है, और ये क्या है स्टूडेंट्स, ये अलगे है स्टूडेंट्स। इस तरह से ये दोनों मिलकर रहते हैं स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स। अब हमने बात कर ली है ऐसे प्लांट्स की जो खुद से खाना बनाते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे प्लांट्स की जो खुद से खाना नहीं बनाते, जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है स्टूडेंट्स। ऐसे भी प्लांट्स हैं हमारे वर्ल्ड में। तो देखते हैं, हेट्रोट्रॉफिक प्लांट डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। हाउ डू द हेट्रोट्रॉफिक प्लांट लीव, फ्रॉम वेयर दे डू। अब मैंने बोला कि उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, तो आपने सोचा होगा कि वो खाना किस तरह से बनाते होंगे, तो वो भी देख लेते हैं हम लोग। हैव यू सीन अ येलो वायर लाइक लीफलेस क्लाइंबर प्लांट ग्रोइंग ऑन अ बिग ट्री, व्हाट इट्स इज नेम। सो स्टूडेंट्स, आपने ऐसे कुछ प्लांट्स को देखा होगा, येलो कलर के प्लांट को स्टूडेंट्स, जिसमें लीव्स नहीं रहते। आप अपने रोड्स के साइड में के बाजू में भी देख सकते हैं, कुछ प्लांट्स आपको दिखेंगे जो येलो कलर के क्लाइंबर्स रहते हैं, और वो दूसरे प्लांट पर चढ़ते हैं स्टूडेंट्स।
क्या करते हैं, दूसरे प्लांट्स पर वो क्लाइंब करते ही जाते किसी बिग प्लांट को, और धीरे धीरे उस बिग प्लांट के न्यूट्रिशंस को लेते जाते। द प्लांट दैट ग्रो ऑन द बॉडी ऑफ अदर प्लांट टू ऑब्टेन फूड आर कॉल्ड एज पैरासिटिक प्लांट। तो देखो स्टूडेंट्स, येलो कलर का वो प्लांट है, मतलब उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होने वाला, उसके पास ना लीव्स है, मतलब वो खाना भी नहीं बनाने वाला। इसके लिए वो क्या करता है, वो दूसरे बड़े प्लांट्स पर क्लाइंब करके चढ़ता है और उनसे वो क्या करता है, उनसे उनका न्यूट्रिशन छीनता है। क्या करता है, न्यूट्रिशंस को छीनता है। वो उनको वो कुछ देने नहीं वाला है, बल्कि वो क्या करेगा, उस बड़े प्लांट का वो नुकसान करके लेता है। इसके लिए उसे क्या बोलते हैं, पैरासिटिक प्लांट बोलते हैं। पैरासाइट मतलब दूसरों का नुकसान करके खुद का फायदा करने वालों को पैरासाइट बोलते हैं स्टूडेंट्स। सो इसलिए उन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिक प्लांट बोलते हैं ऐसे प्लांट्स को। फॉर एग्जाम्पल लोरेंथस और कस्कटा जो है वो ग्रेट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स। सो लोरेंथस और कस्कटा एक ऐसे प्लांट्स का नाम है जो पैरासिटिक प्लांट है, वो दूसरों प्लांट्स पे क्लाइंब करते हैं और उनका न्यूट्रिशंस लेते हैं। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल द कस्कटा इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द होस्ट प्लांट, हेंस इट इज सेड टू बी कंप्लीटली पैरासिटिक प्लांट। सो स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी क्लोरोफिल नहीं होता है कस्कटा प्लांट में, बिल्कुल भी क्लोरोफिल नहीं होता है, वो अपने होस्ट प्लांट पे डिपेंड होता है। होस्ट किसे बोलते हैं ना स्टूडेंट्स, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ये बिग ट्री है ना, और ये क्या है, ये पैरासिटिक प्लांट है। तो पैरासिटिक प्लांट जिस भी प्लांट पे चढ़ेगा वो उसका होस्ट प्लांट हो जाएगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, होस्ट हो जाएगा, उसका शिकार हो जाएगा वो। तो जो कस्कटा होता है वो पूरी तरह से उसके होस्ट प्लांट पे डिपेंड होता है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, कंप्लीटली पैरासिटिक प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंप्लीटली पैरासिटिक प्लांट बोलते हैं। और लोरेंथस भी सेम होता है, लोरेंथस का जो प्लांट होता है वो भी सेम होता है, बट इसमें थोड़ा सा जो होता है वो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो ये थोड़ा सा क्या करता है, वो फोटोसिंथेसिस भी करता है और दूसरे प्लांट से भी न्यूट्रिशन लेता है। लोरेंथस का जो प्लांट होता है फोटोसिंथेसिस भी प्रोसेस करता है स्टूडेंट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट, क्या स्टूडेंट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब आपने सुना हो कार्निवोरस एनिमल्स, कार्निवोरस एनिमल सुना होगा, हर्बीवोरस एनिमल सुना होगा। इससे आपको क्या पता, कार्निवोरस मतलब जो नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स होते हैं, हर्बीवोरस मतलब जो प्लांट पे डिपेंड होते हैं। सो स्टूडेंट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या है? इंसेक्टिवोरस प्लांट से हमें नाम से तो पता चल रहा है कि ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट्स के ऊपर जिंदा होते हैं, इंसेक्ट्स के ऊपर वो डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। तो आप सही सोच रहे हैं स्टूडेंट्स कि हम ऐसे प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो प्लांट इंसेक्ट को खाता है। तो देखते हैं क्या। वी हैव सीन हाउ some plant feed upon insects to obtain nutrients. This insectivorous plant generally grow in soil or water deficient in nitrogen compound. So students, insectivorous plant होते हैं, सच में होते हैं स्टूडेंट्स, ये इंसेक्ट्स को खाते हैं स्टूडेंट्स। और ये प्लांट्स कहाँ पे ग्रो होते हैं? होते तो ये सॉइल में ही ग्रो होते हैं जहाँ पे वाटर की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है, वो ऐसे जगह पे वो क्या होते हैं, ग्रो होते हैं स्टूडेंट्स। The plant body of the Drosera burmani has a flower-like appearance. It grows close to the ground. Its leaves are attractive pink or red in color with hairs at the margin. Droplets of a sticky substance found at the tip of the hairs attract the insect. The scientist Johannes Burman identified this plant in Sri Lanka in 1737. Hence, the plant is named after him. So, students, ड्रोसेरा बर्मनी जो है वो एक फ्लावर जैसा प्लांट है जो कि फ्लावर की तरह दिखता है, और ये ज़मीन के काफ़ी क्लोज उगता है, ज़मीन के काफ़ी क्लोज ग्रो होता है। इसके जो लीव्स होते हैं वो पिंक कलर के होते हैं, पिंक या तो रेड कलर के होते हैं, और इनके ऊपर ऐसे कांटे कांटे टाइप छोटे छोटे हेयर टाइप, ये लीव्स है ना, इसके ऊपर ऐसे कांटे कांटे छोटे छोटे टाइप हेयर टाइप रहते हैं। और इन हेयर पे क्या होता है, स्टिकी सब्सटेंस होता है स्टूडेंट। क्या होता है, स्टिकी सब्सटेंस होता है। अब देखो स्टूडेंट, इंसेक्ट्स जो होते हैं ना वो अट्रैक्टिव कलर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जो कलर होता है, कलरफुल चीज़ें होती हैं उनके तरफ अट्रैक्ट होते हैं, अच्छी सुगंध की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इंसेक्ट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इंसेक्ट्स इन प्लांट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्या होते हैं, इन प्लांट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और जो उनके लीव्स पे जो हेयर्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, स्टिकी होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स, स्टिकी होते हैं, और वो इंसेक्ट्स क्या होते हैं, उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और उन पे चिपक जाते हैं।
क्या होता है, उन पे चिपक जाते हैं और धीरे धीरे वो प्लांट क्या करता है, उस इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट कर लेता है। क्या करता है, उस हेयर से वो क्या करता है, उनकी सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। ये हेयर्स पे क्या होता है, इंसेक्ट्स अगर बैठ जाता है तो क्या होता है स्टूडेंट्स, ये चिपक जाएगा इंसेक्ट्स, और ये जो हेयर्स हैं वो क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, इससे वो न्यूट्रिशंस लेगा। प्लांट क्या करेगा, इससे वो न्यूट्रिशंस लेगा, और ये जो इंसेक्ट्स है उस पर चिपक के उसकी डेथ हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो इस प्लांट को सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने फाइंड किया था श्रीलंका में, जिनका नाम था जोहान्स बर्मन। तो जोहान्स बर्मन ने इस प्लांट को ढूंढा था, इसलिए इस प्लांट का नाम रखा है ड्रोसेरा बर्मनी। यहाँ पे बर्मनी रखा है ना, इनके सरनेम पे वो नाम रखा गया है स्टूडेंट्स। तो उन्होंने श्रीलंका में 1737 में रखा था स्टूडेंट्स। तो ये तो हो गया इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में। यहाँ पे उसकी फोटो भी दी गई है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं, जो है ड्रोसेरा बर्मनी। अब हम देखते हैं सेप्रोफाइटिक प्लांट। क्या स्टूडेंट्स, सेप्रोफाइटिक प्लांट समझ लेते हैं क्या होता है सेप्रोफाइटिक प्लांट। प्लांट्स विच ऑब्टेन द फूड फ्रॉम डेथ एंड डिकेइंग बॉडी ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड सेप्रोफाइटिक प्लांट। तो ऐसे प्लांट्स जो कहाँ ग्रो होते हैं, किसी डेड या डिकेइंग बॉडी पे, किसी भी डेथ या डिकेइंग, जो चीज़ सड़ रही है या जो चीज़ मर चुकी है, उसके बॉडी पे अगर कोई प्लांट ग्रो होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, सेप्रोफाइटिक प्लांट। मतलब वो डेड और डिकेइंग बॉडी पे डिपेंड होने वाला प्लांट है अपने न्यूट्रिशंस के लिए, अपने खाने के लिए। वो कहाँ पर, किस पे डिपेंड होगा, डेड बॉडीज पे डिपेंड होता है स्टूडेंट। या तो प्लांट की डेड बॉडी हो सकती है या तो एनिमल की डेड बॉडी हो सकती है स्टूडेंट्स। वेरियस टाइप ऑफ फंगाई लाइक मशरूम्स एंड ईस्ट आर सेप्रोफाइट्स। सो स्टूडेंट्स, सेप्रोफाइट्स प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो कुछ मशरूम्स आपने देखे होंगे, कुछ फंगाई आपने देखे होंगे, ईस्ट देखे होंगे, आपने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर भी देखा होगा जो वुड पे जो ग्रो होता है स्टूडेंट्स। सो ये सब मशरूम टाइप आपने स्ट्रक्चर्स देखे होंगे जो वुड पे ग्रो होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये इन डेड प्लांट्स या डेड एनिमल्स पे ग्रो होते हैं स्टूडेंट्स। फंगाई सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम ऑन द डेड रिमेन टू डाइजेस्ट और ब्रेक डाउन द कार्बन कंपाउंड दे कंटेन। तो फंगाई जो होता है, इनके पास एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है स्टूडेंट, इनके पास एक सब्सटेंस होता है, वो रिलीज करते हैं। और वो क्या करते हैं, जैसे कि मैं बता देता हूँ, ये प्लांट का वुड है, डेड प्लांट का वुड है, तो यहाँ पे जो होगा वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये ग्रो होना स्टार्ट हो गया स्टूडेंट्स, तो ये क्या करेगा, एक एंजाइम रिलीज करेगा जो इधर का जो पार्ट है उसे क्या करेगा, डाइजेस्ट करने लगेगा। क्या करने लगेगा, उसे तोड़ने लगेगा ये इस पार्ट को यहाँ पे, और ये क्या करेगा, इस टूटे हुए पार्ट से पूरा न्यूट्रिशंस लेने लगेगा। पूरा जो इस ब्लॉक के पास जो भी न्यूट्रिशंस है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, वो क्या करेगा, इससे लेने लगेगा। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज एब्जॉर्ब टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन। तो इस तरह से वो क्या करेगा, न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करेगा इस बॉडी से, इस डेथ बॉडी से, या सड़ती हुई कोई तो बॉडी से स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है। सो स्टूडेंट्स आगे देख लेते हैं। फूड गेट्स स्पॉइल्ड ड्यू टू सम फंगाई, सम फंगाई कॉज डिजीजेस और इलनेस व्हाइल सम फंगाई हैव मेडिकल प्रॉपर्टीज। सो स्टूडेंट्स, कुछ फंगाई जो होते हैं उनके वजह से हमारा जो खाना होता है वो ख़राब हो जाता है, पर कुछ फंगाई जो होते हैं वो हमें डिजीज़ फैलाते हैं। पर कुछ फंगाई जो होते हैं मेडिसिनल होते हैं, विटामिन रिच होते हैं। तो जो हम मशरूम खाते हैं, वाइट कलर का आपने देखा होगा, जो हम मशरूम खाते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, विटामिन, उसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं स्टूडेंट्स। पर कुछ फंगाई जो होते हैं वो जहरीले होते हैं, और कुछ फंगाई की वजह से हम बीमार भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स। ईस्ट एंड सम मशरूम्स आर यूजफुल। और ईस्ट आपको पता ही है, ईस्ट हम किस लिए यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, मशरूम्स यूजफुल हैं, तो ये भी कुछ टाइप के फंगाई होते हैं स्टूडेंट्स। ईस्ट इज यूज्ड इन फर्मेंटेशन प्रोसेसेस फॉर मेकिंग ब्रेड। मशरूम्स आर इन रिच सोर्स ऑफ आयरन एंड विटामिन। तो ईस्ट का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, हम ब्रेड्स बनाने में, केक बनाने में हम ईस्ट का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, फर्मेंटेशन करने के लिए, इडलीज बनाने में। और मशरूम जो होते हैं वो आयरन और विटामिन रिच होते हैं, इसलिए मशरूम्स को हम खा भी सकते हैं स्टूडेंट्स। रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इफेक्ट ऑफ देयर डेफिशिएंसी ऑन प्लांट। तो अब हम न्यूट्रिएंट्स, कुछ ऐसे न्यूट्रिशंस का फंक्शंस देखने वाले हैं, उन फंक्शंस का प्लांट्स में क्या, उन न्यूट्रिएंट्स का प्लांट्स में क्या काम है। अगर वो न्यूट्रिशंस उन प्लांट को नहीं मिलते हैं तो प्लांट
पे क्या असर पड़ेगा वो हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। नाइट्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो इसका फंक्शन है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल एंड साइटोप्लाज्म। तो नाइट्रोजन तो होता है वो प्लांट के प्रोटीन बनाने में काम आता है, क्लोरोफिल में होता है और उनके सेल में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। अगर नाइट्रोजन ना हो तो क्या होता है, रिटार्डेड शंटेड ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, प्लांट धीरे धीरे येलो होना स्टार्ट कर देता है। तो आपने कुछ देखा होगा, बहुत सारे प्लांट्स येलो हो चुके हैं स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब ये है उनमें नाइट्रोजन की कमी है स्टूडेंट्स। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस की अगर हम बात करते हैं तो फॉस्फोरस का काम क्या है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो ये क्या, फॉस्फोरस क्या करता है स्टूडेंट्स, जो भी लाइट एनर्जी उसे ट्रैप करता है उसे केमिकल एनर्जी में चेंज करता है स्टूडेंट्स। और अगर फॉस्फोरस ना हो तो क्या होगा, अर्ली लीफ फॉल, लेट फ्लावरिंग, स्लो ग्रोथ ऑफ द रूट्स। तो फॉस्फोरस नहीं होगा तो क्या होगा, लीव्स जो है प्लांट के वो जल्दी गिर जाएंगे, फ्लावर भी प्लांट्स में लेट आएंगे और जो रूट है वो काफ़ी कम ग्रो होगा स्टूडेंट्स। पोटेशियम का क्या काम है, नेसेसरी फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो जो भी प्रोसेसेस प्लांट्स में होते हैं वो पोटेशियम करता है स्टूडेंट्स। जैसे कि जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस है वो पोटेशियम्स की वजह से हो रहा है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो भी है, मतलब प्रोसेस जो भी होता है स्टूडेंट्स, प्लांट में जितने भी प्रोसेस होते हैं वो पोटेशियम की वजह से होते हैं। अगर पोटेशियम ना हो तो क्या होगा, वीक स्टेम, विल्टिंग ऑफ लीव्स, फेलियर टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट। तो उनके जो स्टेम्स है प्लांट के वो वीक हो जाएंगे, लीव्स जो है कर्ल हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, कैसे हो जाता है, ऐसे सिकुड़ जाएंगे, विल्टिंग हो जाएंगे। फेलियर टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बन पाएगा स्टूडेंट्स। अगर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का काम क्या है, प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल। तो मैग्नीशियम के हेल्प से प्लांट में क्लोरोफिल बनता है स्टूडेंट्स। तो अगर मैग्नीशियम नहीं है तो क्या होगा स्टूडेंट्स, स्लो रिटार्डेड ग्रोथ, येलोइंग ऑफ लीव्स। तो ग्रोथ रुक जाएगी प्लांट की और लीव्स जो है वो येलो हो जाएंगे प्लांट्स के। आयरन, आयरन का काम है प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल। तो आयरन और मैग्नीशियम मिलकर क्या करते हैं, क्लोरोफिल को बनाते हैं। अगर आयरन नहीं होगा तो प्लांट क्या हो जाएगा, प्लांट के जो लीव्स है येलो हो जाएंगे स्टूडेंट्स। मैंगनीज, प्रोडक्शन ऑफ मेन प्लांट हार्मोन। मैंगनीज क्या करता है स्टूडेंट्स, हार्मोन्स को बनाता है, प्लांट के हार्मोन्स को बनाता है, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन्स हो गया जो कि ग्रो होने में हेल्प करता है स्टूडेंट्स। सो ऐसे बहुत से हार्मोन्स को मैंगनीज बनाने में हेल्प करता है। अगर मैंगनीज प्लांट में नहीं होगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, रिटार्डेड ग्रोथ, स्पॉटेड लीव्स। तो ग्रोथ रुक जाएगी प्लांट की, स्पॉटेड लीव्स मतलब धब्बे धब्बे टाइप लीव्स में आ जाएंगे स्टूडेंट्स। जिंक, अगर जिंक प्लांट में है तो प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स एंड देयर इंटरमीडिएट्स। तो वो क्या करता है स्टूडेंट्स, वो मेन हार्मोन्स को तैयार करने में हेल्प करता है और कुछ हार्मोन्स को बनाता भी है, जिंक जो होता है। और अगर जिंक नहीं होगा प्लांट में तो क्या होगा स्टूडेंट्स, रिटार्डेड ग्रोथ, येलोइंग ऑफ लीव, ग्रोथ रुक जाएगी और लीव्स जो है वो पीले पड़ने लगेंगे स्टूडेंट्स। सो ये सब कुछ चीज़ें डेफिशिएंसी की वजह से होती है, न्यूट्रिशंस की कमी की वजह से प्लांट में हमें देखने मिलती है, और ये सब कुछ फंक्शंस उन न्यूट्रिएंट्स का होता है स्टूडेंट्स। अब हमने बात की थी प्लांट्स के न्यूट्रिशन के बारे में, अब हम बात करते हैं एनिमल के न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन इन एनिमल, the concept refers to the body's need for nutrition, mode of ingesting food and it use in the body। तो न्यूट्रिशन एनिमल मतलब क्या होगा, जो भी न्यूट्रिशन एनिमल के बॉडी को चाहिए होता है या वो किस तरह से फूड को लेता है स्टूडेंट्स। तो ये सब कुछ चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, और फूड का वो क्या यूज़ करता है वो हम देखने वाले हैं एनिमल्स में। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर वेरियस एक्टिविटी ऑफ द बॉडी आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड। दे आर सप्लाइड टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड। The food that we consume does not mix with blood as it is. It need to convert into soluble form that can easily mix in a blood. Nutrition in animal involve various steps for ingestion to egestion. So students, जो न्यूट्रिशंस हम लेते हैं, देखो स्टूडेंट्स, पहली बात जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे बॉडी के बहुत से प्रोसेस के लिए, हमारे बॉडी के लिए बहुत सी एक्टिविटीज़ के लिए, जो हमारी बॉडी वर्क करती है बहुत से प्रोसेसेस के लिए हमारे न्यूट्रिशंस का एक बड़ा रोल होता है स्टूडेंट्स। तो जो भी खाना हम खाते हैं वो डायरेक्टली हमारे ब्लड के साथ मिक्स तो नहीं हो सकता है कि हमने रोटी खाई फटाक से जाके मिक्स हो गया, तो ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स। ब्लड में मिक्स होने के लिए उसे सॉल्यूबल होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है, सॉल्यूबल होना पड़ता है। और उस फूड को सॉल्यूबल बनाने के लिए हमारे अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल इन्वॉल्व्स वेरियस स्टेप्स फॉर इजेशन टू इजेशन।
तो स्टूडेंट्स इंजेशन मतलब होता है फूड को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना और उसे एब्जॉर्ब करना, और इजेशन मतलब होता है वेस्ट जो मटेरियल है उसे बाहर निकालना स्टूडेंट्स। तो इसके बीच में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं ताकि जो हमारा फूड है वो हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंचे, हमारे ब्लड में पहुंचे। तो स्टेप्स इन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में कुछ स्टेप है। इंजेशन, इंजेशन मतलब होता है स्टूडेंट्स फूड इज टेकन इनटू द बॉडी, मतलब फूड को अंदर लेने का जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं, इंजेशन। डाइजेशन, कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू सिंपल सॉल्युबल फॉर्म। डाइजेशन मतलब क्या होता है, हम जो फूड मटेरियल है उसे हम क्या करेंगे, सॉल्युबल फॉर्म में चेंज करेंगे, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डाइजेशन बोलेंगे। एब्जॉर्प्शन, ट्रांसफर ऑफ सॉल्युबल फूड टू द ब्लड, तो जो हमने फूड को सॉल्युबल बनाया है उस फूड को ब्लड तक पहुंचाने का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड बाय सेल एंड टिश्यूज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिपेयर। एसिमिलेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, हम फूड मटेरियल जो भी एब्जॉर्ब हुआ है ब्लड में उसे सेल तक पहुंचाएंगे, टिश्यूज तक पहुंचाएंगे, और वहां पे वो क्या होगा, एनर्जी प्रोडक्शन होगा, हमारे ग्रोथ के लिए यूज होगा, हमारे हमको कहीं भी चोट लगी तो उसे रिपेयर करने में वो यूज होने वाला जो है हमारा फूड होने वाला है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन। इजेशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट एंड अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। और इजेशन कौन सा प्रोसेस है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बच गया है, अनडाइजेस्टेड फूड जो भी बच गया है उसे बाहर निकालने का जो भी प्रोसेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं। तो ये सब कुछ प्रोसेस है, स्टेप्स इन न्यूट्रिशन, ये एनिमल में होता है, इंजेशन, फिर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। तो ये सब कुछ प्रोसेस हमारे बॉडी में होते हैं स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो न्यूट्रिशंस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं एनिमल्स में वो देखने वाले। होलोजोइक न्यूट्रिशन, अब देखते हैं कि होलोजोइक न्यूट्रिशंस होते क्या हैं, समझते हैं। होलोजोइक, अमीबा डज नॉट हैव organs like hand and mouth. It is a unicellular animal. It can take in food through any part of the surface of its unicellular body. तो सभी को मालूम है कि अमीबा जो है उसके पास ना हाथ है ना मुंह है खाने के लिए, वो क्या है, एक यूनिसेलुलर, एक सिंगल सेल वाला एनिमल है। क्या है, एक सिंगल सेल से बना हुआ एनिमल होता है स्टूडेंट्स, उसकी बॉडी यूनिसेलुलर बॉडी, और वो किसी भी पार्ट से, अपने किसी भी यूनिसेलुलर सरफेस से वो फूड को खा सकता है, फूड को ले सकता है स्टूडेंट्स। It surrounds the food particle from all sides to take it into the cell. After that, it digests the food with the help of the different enzymes. Undigested food is left behind as the amoeba moves further with the help of pseudopodia. In unicellular animal like amoeba, euglena, paramecium, etc., all the steps of the nutrition occur within their unicellular body. So students, ये unicellular, अब यहाँ पे आपको पिक्चर से मैं आपको पूरा जो फिल्म है वो क्लियर करने वाला हूँ। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स क्या हो रहा है वो देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये हमारा अमीबा है, यहाँ पे जो हमारा फूड पार्टिकल है। अब अमीबा क्या करेगा, इस फूड पार्टिकल को पूरी तरह से घेर लेगा अंदर, और घेरने के बाद पूरी तरह से कवर कर लेगा, और इसके अंदर ये क्या करेगा, अपने एंजाइम्स के हेल्प से, अपने कुछ एंजाइम्स के केमिकल्स के हेल्प से वो क्या करेगा, इस फूड को डाइजेस्ट करेगा और इसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो ले लेगा। लेने के बाद ये क्या करेगा, जो भी इसका वेस्ट प्रोडक्ट है जब ये आगे मूव करेगा अपने पैरों, अपने स्यूडोपोडिया का इस्तेमाल करके, इनके पास ना कोई पैर होते हैं ना कुछ होता है मूव करने के लिए, तो ये ऐसे रेंगते हैं स्टूडेंट, ऐसे ऐसे करके ये रेंगते हैं। तो ऐसे करके वो जब चला जाएगा तो जो वेस्ट मटेरियल होगा वो पड़ा रहेगा यहाँ पे, तो वेस्ट मटेरियल भी इस तरह से वो बाहर निकाल देता है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से जो अमीबा होता है, यूग्लेना होता है, पैरामोशियम होता है, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इस तरह से वो फूड को खाते हैं स्टूडेंट्स। इंसेक्ट्स हैव माउथ पार्ट फॉर इंजेशंस of food. For example, insect like the cockroach and grasshopper which nibble have jaw-like mouth part. Butterflies suck food with a tube-like proboscis. Mosquitoes and bedbugs uses a needle-like mouth part to pierce and a tube-like mouth part to suck blood or fluid. तो कुछ इंसेक्ट्स के पास माउथ पार्ट तो होता है इंजेक्शन के लिए, खाने के लिए उनके पास माउथ का पार्ट होता है स्टूडेंट्स। तो जैसे कॉकरोच और ग्रास हॉपर की बात करते हैं तो उनके पास जॉ लाइक स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स। कैसा होता है, उनके पास जॉ लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, जॉ जैसा, जबड़े जैसा स्ट्रक्चर उनके पास होता है, जिसके वजह से वो खाते हैं।
बटरफ्लाईज जो होते हैं स्टूडेंट्स, उनके पास एक बटरफ्लाई के पास ये ऐसे ऐसे उनके पास क्या होता है, ऐसे उनके पास ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, फ्लावर से जूसेस निकालते हैं। मॉस्किटोज और जो भी आपके फ्लाइज वगैरह जो होते हैं स्टूडेंट्स, उनके पास भी ऐसा नीडल टाइप स्ट्रक्चर होता है जिससे वो ब्लड को एब्जॉर्ब करते हैं, सक करते हैं स्टूडेंट्स। सो ऐसे भी ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, ब्लड को सक करते हैं स्टूडेंट्स। तो ऐसे टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशंस बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशंस बोलते हैं। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है। अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फूड, एनिमल कैन बी क्लासिफाइड एज हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, स्कैवेंजर्स, डिकम्पोजर्स। तो उनके फूड के टाइप के हिसाब से वो किस तरह का फूड खाते हैं, उस तरह से एनिमल्स को हमने क्या किया है, क्लासीफाई किया है। हर्बीवोरस की अगर हम बात करते हैं, हर्बीवोरस यूज प्लांट डायरेक्टली एज देयर फूड। एग्जांपल आर ग्रेजिंग एनिमल्स का ग्रैनीवोरस एंड फ्रगीवोरस। तो ऐसे एनिमल्स जो कि फुल्ली प्लांट पे डिपेंड हो, वेजिटेरियन, एकदम वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन, ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स हम बोलते हैं, जो डायरेक्ट प्लांट पे डिपेंड होते हैं। जैसे कि कुछ एनिमल्स चरते हैं प्लांट को, कुछ एनिमल्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कुछ एनिमल्स सीड को खाते हैं सिर्फ, कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, फ्रूट्स को खाते हैं सिर्फ। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम हर्बीवोरस बोलते हैं। दूसरा जो एनिमल है वो कार्निवोरस एनिमल है। एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन अदर एनिमल फॉर देयर फूड आर कॉल्ड कार्निवोरस। Carnivores are indirectly independent on food for food. Example are animals that feed on herbivorous animals that feed on insects. So students, अब देखो स्टूडेंट्स, कार्निवोरस एनिमल्स जो होते हैं वो इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड होते हैं। मतलब वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं, डायरेक्टली वो एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। मतलब ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स का शिकार करते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। तो स्टूडेंट्स, कार्निवोरस एनिमल्स किसका शिकार करते हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स का शिकार करते हैं। जैसे कि जो टाइगर है वो हिरन का शिकार करता है स्टूडेंट्स। हर्बीवोरस, हिरन क्या है, डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड है, और टाइगर क्या है, हिरन पे डिपेंड है। तो इस तरह से टाइगर जो है इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड होता है स्टूडेंट्स। और ऐसे एनिमल्स पे डिपेंड होता है जो इंसेक्ट्स खाते हैं। तो ऐसे टाइप्स के जो एनिमल्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्निवोरस बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ तो लिखा है स्टूडेंट्स, द एंट ईटर इज फाउंड इन द सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। तो यहाँ पे ये जो एनिमल आपको दिख रहा है क्या है, एंट ईटर, जो सिर्फ मूंगी खाता है, क्या करता है, चींटियों को खाता है स्टूडेंट्स। द बॉब कैट और उड़मांजर इज एन एंट ईटिंग एनिमल फाउंड इन इंडिया, ऑब्टेन इट्स पिक्चर फ्रॉम द इंटरनेट। तो ये इंडिया में भी फाइंड होता है, जिसे हम बॉब कैट बोलते हैं या उड़मंजर बोलते हैं। उड़मंजर एक हिंदी शब्द है स्टूडेंट, बॉब कैट इंग्लिश है, जो क्या खाता है, मूंगी को खाता है स्टूडेंट्स। क्या खाता है, मूंगियों को खाता है। ओमनीवोरस क्या होता है देखते हैं। एनिमल्स दैट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम बोथ प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड ओमनीवोरस। एग्जाम्पल आर मंकी, चिंपैंजी, ह्यूमंस एक्सेट्रा। तो ओमनीवोरस एनिमल्स मतलब ऐसे एनिमल्स जो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल भी खाते हैं, जैसे कि हम ह्यूमंस जो होते हैं वो दोनों डिपेंड होते हैं। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, मंकी, चिंपैंजी, ह्यूमंस जो दोनों खाते हैं, जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म अराउंड अस परफॉर्म द फंक्शन ऑफ क्लीनिंग एंड कंजर्विंग द एनवायरनमेंट बाय द वेरी एक्ट ऑफ फीडिंग देमसेल्फ, दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर। तो कुछ ऐसे भी एनिमल्स जो कि हमारे आसपास के सराउंडिंग को क्लीन करने का काम करते हैं, उनको खा के स्टूडेंट्स। सो ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर्स बोलते हैं या डिकम्पोजर्स बोलते हैं। तो स्कैवेंजर्स देखते हैं क्या है, क्या क्या है। स्कैवेंजर्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड बॉडीज ऑफ एनिमल, फॉर एग्जांपल वल्चर, क्रो, हाइना एक्सेट्रा। तो स्कैवेंजर्स हम उनको बोलते हैं जो डेड बॉडी या डेड एनिमल से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, अपना फूड लेते हैं। तो ऐसे एक कुछ एग्जांपल दिया, वल्चर, वल्चर एक बर्ड का नाम है, क्रो कौवा बर्ड का नाम है, हाइना कौवा का एक बर्ड का नाम है स्टूडेंट। सो ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर्स बोलते हैं। Decomposers are some microbes which obtain their food by decomposing the dead bodies of the organism or other material.
तो डिकम्पोजर्स ऐसे एनिमल्स, ऐसे माइक्रोब्स होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं स्टूडेंट्स, जो क्या करते हैं, जो मरे हुए बॉडीज़ हैं, जो डेड बॉडीज़ हैं, उनको वो सड़ा के उनके न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करते हैं स्टूडेंट्स और उन्हें ख़त्म कर देते हैं। तो एक टाइप से क्या कर रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट को साफ कर रहे हैं। तो इस टाइप के न्यूट्रिशंस को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, होलोजोइक न्यूट्रिशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशंस बोलते हैं। अब यहाँ पे दूसरा जो टाइप है वो सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। क्या है, सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। सम इंसेक्ट्स, यूनिसेलुलर एनिमल्स एक्सेट्रा ऑब्टेन द न्यूट्रिशंस बाय एब्जॉर्बिंग द लिक्विड ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम द डेड बॉडीज ऑफ अदर एनिमल और फ्रॉम द इन्वायरमेंट। दिस इज सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल हाउस फ्लाई, एंड स्पाइडर एक्सेट्रा। देखो स्टूडेंट्स, फिर से आपको एक बार पढ़ने की जरूरत है। सम इंसेक्ट्स, यूनिसेलुलर एनिमल एक्सेट्रा obtain the nutrition by observing the liquid organic material from the dead bodies of other plants or from the environment. These are saprozoic nutrition. अब यहाँ पे क्या बोला है, कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं या कुछ यूनिसेलुलर एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करते हैं। वो क्या करते हैं, लिक्विड न्यूट्रिशन, लिक्विड मटेरियल को क्या करते हैं, किसी भी डेड बॉडी से या किसी भी एनिमल से वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, उससे सोखते हैं। तो ऐसे न्यूट्रिशंस लेने वाले एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। एग्जाम्पल है हाउस फ्लाई हो गया स्टूडेंट्स, एंट्स हो गए, स्पाइडर हो गए। तो ये सब ऐसे एनिमल्स हैं ना स्टूडेंट्स, जो क्या करते हैं, न्यूट्रिशंस को सक करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं लिक्विड फॉर्म में स्टूडेंट्स। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जो हमारा थर्ड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है वो है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। Have you seen some small animals on the bodies of the animals like dogs and buffaloes? Which are those small animals? आपने कुछ एनिमल्स को भी देखा होगा जो कि कुत्ते बिल्लियों के शरीर पे रहते हैं या गाय भैंसों के शरीर पे रहते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स को आपने देखा है? तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, सोचिए कि कोई ऐसा एनिमल रहता है उनके ऊपर। From where do this little animal obtain their food? From where do the worms in the intestine obtain their food? तो ये सब कुछ क्वेश्चंस है कि ये सब बॉडी में रह के किस तरह से फूड को लेते हैं, और जो हमारे पेट के अंदर जो वॉर्म्स होते हैं वो किस तरह से फूड को ऑब्टेन करते हैं वो देखते हैं। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन यहाँ पे दिया है। पैरासिटिक मतलब मैंने आपको पहले बोला था, जो कि दूसरों का नुकसान करके खुद का फायदा करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या आता है इनमें। Some animal depend on the other animal for food. They can obtain the food only from animal on whom they are dependent. These are called parasitic nutrition. तो कुछ जो एनिमल्स होते हैं दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं और वो दूसरे एनिमल से ही अपना फूड लेते हैं और उनके ऊपर ही वो डिपेंड होते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशंस बोलते हैं। मतलब ऐसा एनिमल जो उसी चीज़ पे रह के उसका ही खाएगा, मतलब जिस थाली में वो खा रहा है उसी में वो छेद कर रहा है स्टूडेंट्स, सिंपली। सो स्टूडेंट्स, ऐसे एनिमल्स को पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। वो जिस पे रहेगा उसको उसका नुकसान करेगा और उसका ही खाएगा स्टूडेंट्स। सम एनिमल लिव ऑन द बॉडी सर्फेस ऑफ द अदर एनिमल एंड ऑब्टेन देयर फूड बाय सकिंग देयर ब्लड। तो कुछ एनिमल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स वो दूसरे एनिमल के बॉडी पे रहते हैं और उनके ब्लड को चूसते हैं, सक करते हैं। दिस आर कॉल्ड एक्टोपैरासाइट न्यूट्रिशन। उनको हम क्या बोलेंगे, एक्टोपैरासाइट न्यूट्रिशन बोलेंगे। एंड सच एनिमल्स आर एक्टोपैरासाइट, और उन एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे, एक्टोपैरासाइट बोलेंगे। इस टाइप के न्यूट्रिशन लेने के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एक्टोपैरासिटिक न्यूट्रिशन, और उन एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे, एक्टोपैरासाइट्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल लाउस, बेड बग, टिक्स। तो आपके जो जुएं हो गए स्टूडेंट्स, लाउस हो गए या बेड बग्स हो गए, मच्छर जो हो गए, वो सब क्या है स्टूडेंट्स, ये सब एक्टोपैरासाइट है। बॉडी के ऊपर रह रहे हैं, बॉडी के बाहर रह के वो आपको तकलीफ देंगे और आपका खाएंगे स्टूडेंट्स। एनिमल्स लाइक टेपवर्म एंड राउंडवर्म लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ द अदर एनिमल एंड ऑब्टेन देयर फूड। पर कुछ जो होते हैं वो बॉडी के अंदर जाके आपका न्यूट्रिशन लेते हैं, आपको नुकसान करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, उस टाइप के न्यूट्रिशन को हम बोलेंगे एंडोपैरासिटिक न्यूट्रिशन। जो कि आपके बॉडी के अंदर रह के जो भी चीज़ न्यूट्रिशन वो ले रहे हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, एंडोपैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। और एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे, एंडोपैरासाइट्स बोलेंगे। जो एनिमल्स आपके बॉडी के अंदर जाके आपके न्यूट्रिशंस को ले रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, पैरासाइट्स बोलेंगे। और उस टाइप के न्यूट्रिशंस को हम क्या बोलेंगे, एंडोपैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलने वाले हैं स्टूडेंट्स। सो काफ़ी छोटा चैप्टर था स्टूडेंट्स आपका।
और ये जो आपका 4th चैप्टर है न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म वो ख़त्म हो चुका है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में आपका जो है 5th चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। फूड सेफ्टी है आपका जो 5th चैप्टर। सो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझा होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ।